हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पाचन तंत्र का थर्ड वीडियो है। पाचन तंत्र का 2 वीडियो कवर हो चुका है पहले, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 कवर हो चुका है, पार्ट थर्ड वीडियो ये है। और लास्ट टॉपिक में पार्ट सेकंड में जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, तो ये पाचक ग्रंथियों के बारे में, ठीक। और पाचक ग्रंथियाँ हमारे शरीर में क्या है, 2 है। आपका जो संबंध पाचक ग्रंथि था उसका 2 भाग था। एक था आंतरिक पाचक ग्रंथि और एक बाह्य पाचक ग्रंथि, ठीक। आंतरिक और बाह्य पाचक ग्रंथियों को हम लोग समझ लिए थे वहाँ पे। अब जो बाह्य पाचक ग्रंथि का जो अलग अलग टाइप है उसको समझना है, ठीक है। तो बाह्य पाचक ग्रंथि में क्या क्या आता है, तो इसमें आपको 3 हिस्से, सलाइवरी ग्लैंड, यकृत एंड अग्नाशय, 3 चीज़ें आती हैं। इन्हीं तीनों के बारे में अलग अलग टॉपिक को हमको पढ़ना है, उस प्रकार से फिर आगे चल के ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। ये आपको पढ़ना है, लार ग्रंथियाँ बोलते हैं इसको, ठीक। तो यह मनुष्य में क्या होता था, ये मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ियों में क्या मिलेगा, सलाइवरी ग्लैंड मिलेगा, ठीक। 3 जोड़ी का मतलब होता है 3 दूना 6, ठीक। तो हर पार्ट क्या है, 2-2 के पेयर में है, ठीक। सेपैरेटेड होगा तो ये 2 होगा। आपको यहाँ पे एक ही दिख रहा है क्योंकि ये आपको 2 डायमेंशनल इमेज है, ठीक। इसमें आपको सामने वाला हिस्सा दिख रहा होता है, पीछे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा होता। तो इसके जस्ट पीछे वाले हिस्से में, सिर के दूसरे वाले हिस्से में इस तरीके का एक और होगा, ठीक है। इसमें भी एक और होगा, इसमें भी एक और होगा, इस तरीके से। तो ये 2-2 है, ठीक है। मतलब एक पेयर में 2 होता है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये पूरा 6 है, समझ लीजिए इस तरीके से। तो मनुष्य में 3 ये जोड़ी पाई जाती है। इसमें एक का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, एक का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड और एक का नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। 3 प्रकार का क्या है, आपको लार ग्रंथियाँ मिलती है। काम क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पर यह अवस्थित होता है, उसके लिए नीचे देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पे लिखा हो कि पहली जोड़ी जो है वो जीभ के दोनों ओर 1-1 की संख्या में होता है। यहाँ पे बिंदु दिया हुआ, उसको बीच में आप क्या कर लीजिएगा, डैश दीजिएगा, ठीक है इसमें। तो ये जीभ के दोनों ओर 1-1 की संख्या में होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं इसको, जो कि क्या होगा, जीभ के दोनों साइड में होगा। जो कि ऊपर में बनाया हुआ था, आप देखे होइएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप ये बना दीजिए, ये बक्कल कैविटी हो गया, ये बक्कल कैविटी हो गया, ठीक। तो यहाँ वाले हिस्से में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि 1-1 संरचना में मिलेगा जीभ में, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि दूसरी जोड़ी निचले जबड़े में के पास आपको मिलेगा। तो जबड़े के पास आप यहाँ बना लीजिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए। तो ये और ये हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं। तीसरी जोड़ी जो होता है कान के पास होता है, तो कान के निचले वाले हिस्से में मिलेगा। तो ये हो जाएगा, तो 1-1 की संख्या में, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। तो 3 जोड़ी, ठीक, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड ये पैरोटिड ग्लैंड, 3 अलग अलग जोड़ी होता है, 1-1 की संख्या में उपस्थित होता है, ठीक। जब पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण वगैरह होगा तो क्या होगा, उसमें गलसुआ रोग होता है, मम्स रोग होता है। इसमें गाल आपको फूल जाता है, देखते हुए कि गाल आपको फूल जाता है कभी कभार, ठीक। तो बेसिकली क्या है, गलसुआ रोग हो गया है। कैसे हुआ, ये पैरोटिड ग्लैंड में ही ये बढ़ने से होता है, संक्रमण होने से हो जाता है, गलसुआ रोग हो जाता है। अगला आपका शेर, चीता जैसे जानवरों में पैरोटिड ग्रंथि नहीं मिलता है, ठीक है। सांप में पैरोटिड ग्रंथि क्या है, विष के रूप में, विष ग्रंथि के रूप में मिलता है, ठीक। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका लार ग्रंथियों से प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलता है। और मनुष्य के लार में लगभग क्या है, 99% जल तथा 1% क्या होता है, एंजाइम उपस्थित होता है। तो मनुष्य के जो लार ग्रंथियाँ उसमें से प्रतिदिन कितना निकलेगा, तो 1.5 लीटर लार निकलता है, ठीक। और उसमें से भी 99% क्या होगा, जल होगा, 1% क्या होगा, उसमें एंजाइम मिलता है, ठीक। इसमें 2 मुख्य रूप से एंजाइम मिलते हैं। एक का नाम हो जाता है आपका टाइलिन और एक का नाम होता है लाइसोजाइम। तो एक का नाम क्या है, टाइलिन है, दूसरे का नाम क्या है, तो लाइसोजाइम है। मुख्य रूप से 2 आपको एंजाइम आपको मिलेगा। कुछ आपको जैसे मेढक वगैरह में भी क्या होता है, मेढक और व्हेल मछली वगैरह में भी लार ग्रंथियाँ नहीं मिलता है। तो ये बात भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कि मेढक वगैरह में लार ग्रंथियाँ नहीं मिलता है। बाकी तो ऊपर में लिखा हुआ था कि आपको शेर, चीता वगैरह में भी नहीं मिलता है। यहाँ पे चाहे तो आप मेढक और बाकी भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर लीजिए कि मेढक, ठीक, व्हेल मछली, इन सब में नहीं मिलता है क्या, लार ग्रंथि नहीं मिलता है, वैसा। आगे देखिए, चलते हैं आगे देख लेते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से क्या है, 2 प्रकार के एंजाइम मिलता है, ठीक, टाइलिन और लाइसोजाइम बोलते हैं उसको। और ये मुख्य एंजाइम में टाइलिन का काम क्या है, टाइलिन बेसिकली भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करता है, किसमें करता है, माल्टोज में। माल्टोज भी अपने आप में इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, और स्टार्च क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ठीक है। जब भी आप कोई सेब खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, जो भी आप वो हिस्सा खा रहे होते, मांसल हिस्सा खा रहे हो, तो बेसिकली क्या हो, स्टार्च का फॉर्म है, ठीक है। और स्टार्च के ही बदलने का काम करता है किसमें, माल्टोज। माल्टोज क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, ये शुगर का एक प्रकार है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें। तो माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और टाइलिन का जो pH मान है लगभग 6.8 होता है, ठीक है।
भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है? मुख गुहा में हो जाता है। तो जब भी आप कोई भोजन वगैरह करते हैं जिसमें स्टार्च उपस्थित है तो लगभग 30% का ये स्टार्च का पाचन कहाँ? मुख गुहा में ही हो जाता है। अगला आपका लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या था ना कि टाइलिन का काम है स्टार्च को, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च है उसको माल्टोज में परिवर्तित करना। माल्टोज क्या होता है? तो एक शुगर का प्रकार है, तो नाम नहीं लीजिएगा, आपको ये पढ़ना है आगे, ठीक। तो माल्टोज एक शुगर का प्रकार है, उसमें परिवर्तित हो जाता है, ठीक। और ये 30% स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में हो जाता है। जब भी आप भोजन को चबा रहे हो तो चबाने के दौरान ही ये सब प्रक्रिया हो जाता है, ठीक है। लाइसोजाइम क्या करता है? तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप भोजन कर रहे हैं, ठीक है, भोजन के उसमें कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह आपको मिल गया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेन्स मिल गया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मिल गया कुछ भी। अब इसको वहीं पे क्या करेगा? वो नष्ट कर देगा, ठीक। नष्ट करने का फिर वो भोजन में से खत्म है, ठीक। और जब यहाँ से आप ये सब काम कर लेते हैं, भोजन को चबा लेते हैं, इस तरह से पाचन हो जाता है, सूक्ष्म नष्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? इसमें एक और एंजाइम मिलता है, उसका नाम होता है म्यूलिन, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ म्यूलिन एंजाइम। म्यूलिन एंजाइम का काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि ये भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है, ताकि आपको भोजन निगलने में क्या हो? आसानी हो, ठीक है। तो म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि आपको भोजन निगलने में आसानी हो, ठीक। इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और इस तरीके से आपको ये बात यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो लार ग्रंथियों में क्या है? तो इतना ही बातें ध्यान रखिएगा। तो लार ग्रंथियों में मुख्य रूप से एक तो किसके लार ग्रंथि कितना होता है? तो हमारे शरीर में 3 जोड़ी होता है। 3 जोड़ी में एक आपको क्या मिलेगा? तो एक मिलेगा आपको सबलिंगुअल बोलते हैं उसको, ठीक। एक को बोलते हैं सबलिंगुअल, एक को बोलते हैं सबमैंडिबुलर, एक को बोलते हैं पैरोटिड। पैरोटिड वाला हिस्सा में क्या होता है? संक्रमण होगा, तो उसमें एक मम्स बीमारी हो जाता है। मम्स में क्या होता है? तो बेसिकली सूजन हो जाएगा, गाल का हिस्सा आपको फूला हुआ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो कान के नीचे पास वाले हिस्से में ही पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है। पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो कान के हिस्से वाले में होता है। यदि इसी में संक्रमण हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा? आपको वो फूल जाता है गाल वाला हिस्सा, ठीक। ये आगे देखते हैं। तो ये आपका खत्म हो गया। टाइलिन बारे में याद रखिएगा। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है किसमें? माल्टोज में, ठीक। और लाइसोजाइम क्या करता है? तो लाइसोजाइम बेसिकली सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है यदि भोजन के माध्यम से आपको मुख गुहा में पहुंचा है तो, ठीक। ऐसा अगला जो आपका पढ़ना हो क्या पढ़ना है? लीवर के बारे में पढ़ना, ठीक। लीवर, यकृत। हम 3 जानते हैं, लाल ग्रंथि पढ़ना था, यकृत पढ़ना था और अग्नाशय पढ़ना था। अब पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर के बारे में कहा है कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह शरीर का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा अंग है। ग्रंथि क्या होता है? तो ग्रंथि बेसिकली समूह होता है कोशिकाओं का, जिसका काम क्या होता है? तो ये हार्मोन, एंजाइम व प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ग्रंथि क्या है? कोशिकाओं का समूह जो हार्मोन, एंजाइम व प्रोटीन वगैरह का निर्माण करने का काम करेगा, उसको कहते हैं ग्रंथि, ठीक। तो लीवर क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और क्या होता है? ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। तो पहला सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? तो स्किन हो जाएगा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? स्किन हो जाएगा। पर कभी सवाल ऐसे पूछ ले कि मानव शरीर के आंतरिक जो अंग होता है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन है? तो फिर लीवर की बात करेंगे। मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग होता है लीवर। ओवरऑल शरीर के आधार पर बात करें सबसे बड़ा अंग तो क्या बोलेंगे? स्किन बोलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा अंग बोलेंगे लीवर, ठीक है। पर आंतरिक सबसे बड़ा अंग कौन होगा? तो ये हो जाएगा लीवर, यकृत हो जाएगा, ठीक। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? यकृत होगा। अब ये कहाँ होता है? तो यह उदर गुहा के क्या होता है? ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ स्थित होता है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के क्या वाले भाग में मिलेगा? ऊपरी भाग में मिलेगा। हम आपको बना के दिखाते चलिए। ये हो गया आपका बक्कल कैविटी, थोड़ा छोटा इमेज बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। ये ठीक, मान लीजिए कि यहाँ से आपका कंधा वाला हिस्सा का ये पूरा शरीर बना हुआ, ठीक है। कंधे वाले हिस्से का पूरा शरीर आपका ये बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ से लाएंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा क्या? ये एब्डोमिनल एरिया, ये स्टमक हो गया, अमाशय, ठीक। अमाशय के बाद छोटी आंत हो जाएगा, ठीक। और ये छोटी आंत क्या जाएगा? बड़ी आंत में इससे मिल जाएगा इस तरीके से। अब ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, सॉरी इसको मिटाते हैं, ये स्टमक हो गया, ठीक। इसी स्टमक के चारों तरफ वाले हिस्से को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा पेट वाला हिस्सा है, आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। जो पेट वाला पूरा हिस्सा इसके आसपास क्या होता है? तो हमारा होता है एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, उसको उदर गुहा कहते हैं, ठीक है। गुहा बेसिकली क्या होगा? हिस्सा होगा, खाली हिस्सा जहाँ पे कोई भाग उपस्थित हो, ठीक है, बाद में उपस्थित हो, ठीक। तो इसी को बोलते हैं कैविटी, मतलब गुहा, ठीक। और जो पेट से जुड़ा हुआ तो इसको बोल देंगे एब्डोमिनल, एब्डोमिनल उदर गुहा, ठीक, वैसा। अब इसी के इस वाले हिस्से में आप पढ़े थे वहाँ पे कि जो
ये जो स्टमक होता है वो बाएं वाले हिस्से में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। जो ये होता है क्या, आपका लीवर जो होता है वो दाहिने हिस्से में होता है। और ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, बेसिकली 2 भागों में आपको देखने को मिलेगा। 2 पालियाँ होता है इसका, एक पाली ये और एक पाली ये, बीच में थोड़ा सा ये दबा हुआ संरचना में आपको दिखेगा, ठीक है, इमेज वगैरह देखिएगा तो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। कैसा, बाई लोब, 2 पालियों वाला स्ट्रक्चर है बेसिकली, एक ये और एक ये, तो 2 इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये लीवर मिल गया, ठीक। ये लीवर इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखता है। और इसी लीवर में यहाँ पे छोटा सा हिस्सा देखें, ठीक है, इस लीवर में ऐसे ऐसे ये लीवर है, और इसी में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो इसी में मिल जाएगा आपको गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर निकलेगा, जो कि जुड़ा होता है किससे, छोटी आंत से जुड़ा होता है, इसका एक पाइप के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जुड़ा होता है, अभी आगे फिर से हमको बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे यहीं पे जो आएगा तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम लाइन पढ़ेंगे तो हर जगह पे बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इमेज बना दिए, बाकी आपको जो पहला PDF मिलेगा तो उसमें इमेज में तो है ही सब बना हुआ, ठीक है। उसमें आपको मिल जाएगा, इमेज ही मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह भी डलते रहते, तो आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं उस तरीके से वहाँ पर जाकर, ठीक है। देखिए, तो इसका जो पूरा वजन है वो कितना है, तो 1.5 से लेकर 2 kg में के आसपास इसका पूरा वजन होता है, ठीक है। तो 1.5 से 2 kg वजन होगा इसका पूरा। लीवर की कोशिका को हिपैटिक कोशिका कहते हैं, ठीक। और लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिपैटोलॉजी कहा जाता है। तो हिपैटिक कोशिका के बारे में अच्छे से अध्ययन करिएगा तो उसको हिपैटिक कोशिका, और इसको पूरे को हिपैटोलॉजी कहते हैं। यह क्या है, तो यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक। बहिस्रावी ग्रंथि मतलब आपको बाह्य पाचक, आप तो पहले भी जानते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि आपको, ये बाह्य पाचक तंत्र बोलते हैं इसको, और ये बाह्य वाला पढ़ रहे हैं, आंतरिक वाला पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये बाहर से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि का और भी कुछ बात होता है, ठीक है। उसमें ये आपको देखने को मिलेगा क्या, तो उसमें देखने को मिलेगा आपको उसके बारे में, बहिस्रावी ग्रंथि में देखने को ये मिलता है, जैसे जिसके में क्या होगा कि कोई बाइल डक्ट होगा, कोई यदि नलिका होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ये अंग है, ठीक, एक अंग है आपके पास ये, ठीक, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि कोई ये क्या करता है, कोई भी एंजाइम या हार्मोन्स वगैरह रिलीज करता है, पर इसका एंजाइम या हार्मोन्स किसी नलिका के माध्यम से, पाइप के माध्यम से किसी वैसे अंग तक पहुंचता है जिसको वो एंजाइम या हार्मोन जरूरी है, तो उसको बोलते हैं कि वो ग्रंथि क्या कहलाएगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाएगा। से एक ए नाम है, ये एक स्ट्रक्चर संरचना, और एक बी। मान लीजिए कि जो ए नाम का जो ये अंग है, ये क्या करता है, कोई एंजाइम निकलता है जिसकी ज़रूरत किसको है, बी को ज़रूरत है, ठीक। अब यदि ये ए नाम का एंजाइम निकलने के बाद एक नलिका के माध्यम से बी तक पहुंचता है, तो ऐसे ग्रंथियों को कहते हैं, जो एक ग्रंथि उसको कहेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। क्या कहेंगे, बहिस्रावी ग्रंथि, मतलब जिसमें किसी एंजाइम, हार्मोन्स, ये सब को ले जाने के लिए कोई नलिका उपस्थित हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्ट। कोई नलिका उपस्थित हो, डक्ट उपस्थित हो, तो उसको बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। जिसमें नहीं उपस्थित होता है उसको बोलते हैं आंतरिक स्रावी ग्रंथि, और उसमें जो ये होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है इस तरह के एंजाइम हार्मोन्स का, वो ब्लड के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। वो जिसमें उपस्थित है उसको बहिस्रावी बोलते हैं, ठीक। तो ये आपको यकृत को बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखिए आगे क्या बात है। अगला इसमें कि इसमें नाशपाती के आकार का क्या होता है, पित्ताशय होता है, ठीक। इसमें क्या होगा, नाशपाती के आकार का पित्ताशय देखने को मिलेगा, जिसमें यकृत के द्वारा निकलने वाला पित्त रस क्या होता है, जमा होता है। तो इसमें आपको बाइल जूस जमा होता हुआ दिखाई देगा। यकृत क्या है, तो संयोजी उत्तक के परत से ढकी होती है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। तो उसके ऊपर जो यकृत के ऊपर जो है ग्लिसन्स कैप्सूल है वो, ठीक। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम यकृत बना देते हैं, आपको ऊपर तो बना के दिखाई दिए कि कैसे स्टमक से जुड़ा होता है वो सब, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम यकृत बना रहे हैं, ठीक। ये यकृत है, यकृत मतलब लीवर, लीवर को आप एक जिगर भी कह सकते हैं, ठीक। इस तरीके से ये आपको लीवर है। बाइलोड स्ट्रक्चर है, बाइलोड का मतलब 2 पालियों में बना होता है, एक और एक 2, ठीक। इसी वाले हिस्से में, कहाँ पे, इस वाले हिस्से में, अब यहाँ पे एक संरचना होगा इस तरीके से नाशपाती के आकार का, ठीक। इसमें से एक पाइप निकला होगा। तो जो नाशपाती के आकार का ये संरचना जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, और हिंदी में इसको कहते हैं पित्ताशय, ठीक। अब जब यकृत जो भी रस निकालता है, जिसको बाइल जूस कहते हैं, ठीक, जिसको क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, इस बाइल जूस को संग्रहण कहाँ पे होता है, तो ये गॉल ब्लैडर में होता है।
और फिर इस गॉल ब्लैडर से इस नलिका के माध्यम से ये छोटी आंत तक पूरा पहुंचता है। आगे आप देखिएगा इसको, ठीक है। ये हो गया। चलिए, तो ये यकृत क्या संयोजक ऊतक के परत से ढका होता है, इसे क्या कहते हैं? क्लेशंस कहते हैं। इसे बात ध्यान रखिएगा आप। अगला यकृत के कार्य, इसमें लिखा हो कि पहला पॉइंट कि यह ग्लाइकोजन को संचित रखता है, ठीक। इसमें कुप्फर कोशिकाएं होती है जो जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक है। ये कुप्फर कोशिकाएं, इसमें जो कुछ कोशिकाएं मिलती है जो जीवाणु वगैरह को नष्ट करने का काम करता है। तो यकृत में पहला है तो ग्लाइकोजन को क्या करता है? संरक्षित करता है। ग्लाइकोजन क्या है? बेसिकली एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। और यह ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज में टूटने के बाद क्या करेगा? हमको ये काम करता है। तो ग्लाइकोजन को संचित रखता मतलब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ग्लाइकोजन संचित होता है, जब वो टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आप कभी कभी देखते हो कि आप फास्टिंग नहीं किए, ठीक है। फास्टिंग नहीं किए, फास्टिंग किए हुए हैं, ठीक है। और जब फास्टिंग किए हुए हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आप उसके बाद भी जीवित रहते, दिन भर आप मस्त काम कर ही रहे होते, ठीक है। जिनको अभ्यस्त है फास्टिंग करने का वो काम उन लोग भी कर लेते हैं और फास्टिंग में भी रह लेते हैं, ठीक। जो लोग नहीं अभ्यस्त हैं वो भी फास्टिंग रह लेते हैं, पर उनको थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। पर आप उस समय पे कैसे जीवित रहते हैं? उसमें होता यह है कि जो आपका ग्लाइकोजन जो यकृत में संचित था, ठीक है, वो टूटता है ग्लूकोज में और आपको शरीर को एनर्जी देता है। अब वो प्रोसेस थोड़ा स्लो है तो इसलिए आपको उतना एनर्जी नहीं फील हो पाता, ठीक है, पर वो एनर्जी दे रहा होता है, ठीक। तो ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर रहता है आपको यकृत में। उसमें क्या होता है? वो जब आप फास्टिंग वगैरह में रहिए, किसी समय पर रहिएगा तो उसमें क्या होगा? टूटेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक। वैसा अगला क्या है? तो इसमें रक्त को थक्का बनाने वाले फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन बनता है, ठीक। इसमें दो आपको क्या मिलेगा? ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन बनता है जो क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। रक्त थक्का कैसे बनता है इसके बारे में आपको रक्त वाले चैप्टर में, रक्त परिसंचरण तंत्र में, वहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अगला इसमें क्या है कि इसमें हिपैरिन प्रोटीन भी बनता है जो क्या करता है? रक्त की वाहिनी में रक्त को थक्का बनने से रोकता है। मतलब क्या हुआ? ठीक, देखिए समझिए। अब मान लीजिए कि आपको रक्त को थक्का बनाना है, पर रक्त को थक्का आपको रक्त वाहिनी में नहीं बनाना है, ठीक है। वहाँ पे थक्का बना देंगे तो फ्लो कैसे होगा रक्त का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये आपके पास इस तरीके से रक्त वाहिनी बना हुआ, ठीक है, रक्त वाहिनी बना हुआ। अब यहाँ पे रक्त फ्लो कर रहा था, अब बीच में आप कह रहे हैं कि भाई इसी में क्या करो? रक्त को थक्का बना दो। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके लिए हिपैरिन प्रोटीन क्या करता है? उसको लिक्विड फॉर्म में रखता है ताकि वो फ्लो कर सके, ठीक है। पर आपका हाथ किसी अंग का हिस्सा कट जाता है, कटने का जब वो हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है इस तरीके से जलीय स्वरूप निर्माण करता है, जिससे ऊपर में एक लेयर बन जाता है और रक्त आपको बहुत ज़्यादा बाहर स्राव नहीं हो पाता, ठीक। तो ये सब आपको रक्त परिसंचरण तंत्र में अच्छे से वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। इतना याद रखिएगा कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन का निर्माण कौन करता है? तो ये यकृत में होता है। हिपैरिन प्रोटीन भी यहीं पे बनता है, ठीक। ये हिपैरिन प्रोटीन का काम क्या है कि रक्त नलिकाओं में क्या करेगा? वो रक्त को लिक्विड फॉर्म में रखेगा ताकि रक्त का फ्लो हो सके, ठीक। मतलब रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। अगला आपका क्या है? तो अगला पॉइंट आपका है जो कह रहा है कि गर्भस्थ शिशु में जो आरबीसी में यकृत में ही बनता है, ठीक। गर्भस्थ शिशु में आरबीसी कहाँ पे बनेगा? तो यकृत में बनेगा, ठीक। आरबीसी जो है वो यकृत में बनता है, यहाँ से में हटा दीजिएगा, ठीक। तथा वृद्ध आरबीसी यकृत में ही मर जाता है, ठीक। देखिए जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपको बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में। पर जो बच्चा है उसमें अधिक मात्रा में बोन का विकास तो है नहीं, तो फिर कैसे करेंगे काम, ठीक। तो बच्चा में क्या होता है कि ये जो यकृत है उसी में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है, वहीं पर नष्ट हो जाता है। पर ऐसे समान रूप से बोन मैरो में आरबीसी बनता है और स्प्लीन में आरबीसी मरता है। स्प्लीन में क्या होता है? आरबीसी मरता है। नेक्स्ट आपका यह प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक। यदि आपको अधिक मात्रा में प्रोटीन लिए तो क्या करेगा? उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा, ठीक है, स्टोर करवा देगा इस तरीके से, ठीक। अगला यह विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है, ठीक। कुप्फर कोशिकाएं वगैरह उसको नष्ट करने का काम करेंगे, ठीक। इसमें प्रोटीन पाचन के दौरान यूरिया भी बनता है, ठीक है। जब प्रोटीन का पाचन होगा तो यूरिया, फॉर्म ऑफ यूरिया निकलेगा, ठीक है, और वो फिर धीरे धीरे आपको शरीर के बाहर से निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब पित्ताशय के बारे में पढ़ना हम लोग कि पित्ताशय क्या होता है, जो कि आप ऊपर देखे थे कि ये क्या होता है? यकृत का हिस्सा होता है, नाशपाती के आकार का होता है, कभी पूछ ले। जैसे कि ये आपका यकृत हो गया, ठीक, ये आपका यकृत हो गया। तो इस यकृत में यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या कहलाएगा? पित्ताशय कहलाएगा। गॉल ब्लैडर कहलाएगा, ये कहलाएगा गॉल ब्लैडर, ठीक। और इसी में एक ये नलिका होगा, नलिका जुड़ा होगा किससे? छोटी आंत से जुड़ा होता है, ठीक। और इसमें आपको जूस वगैरह प्रोवाइड करवाता है छोटी आंत में, ठीक, इस तरीके से।
तो ये क्या है, तो नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। इसमें यकृत में बना पित्त रस बाइल जूस संग्रहित होता है। ठीक, इसमें संग्रहित बाइल जूस पित्त नलिका के माध्यम से पक्वाशय या ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी क्या है, तो बेसिकली डिओडेनम आपको याद होगा। ठीक है, डिओडेनम क्या होता है, तो डिओडेनम बेसिकली जो आंत वगैरह का जो अगला हिस्सा था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप पढ़े होगा पीछे वाले में, तो आप सेकेंड चैप्टर पढ़े होगा तो उसमें आप समझे होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो डिओडेनम क्या है, तो डिओडेनम बेसिकली जो छोटी आंत है उसका जो सबसे पहला हिस्सा है उसको डिओडेनम कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है, मान लीजिए कि ये है, ये छोटी आंत का स्ट्रक्चर है। ठीक, मान लेते हैं इसको। अब जो ये सबसे बाहरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा, इसको बोलते हैं ग्रहणी, डिओडेनम बोलते हैं। ये आप टाइप पढ़े होइएगा वहाँ पे, ध्यान रखिएगा उसको। ठीक, इसी से कनेक्ट होता है क्या, बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट यहाँ पे होता है पित्ताशय। पित्ताशय से बाइल जूस क्या होगा, इस डक्ट के माध्यम से आपको ग्रहणी में गिरेगा। ग्रहणी क्या है, तो छोटी हाथ का हिस्सा है। ठीक, बाइल जूस का डिओडेनम में गिरना रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है। वो अपने हिसाब से गिरते रहते हैं, जरूरत के हिसाब से आपको गिरते रहेगा। ठीक, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से वो गिरते रहता है। ठीक है, ये अगला आपका क्या, तो पित्त रस है अगला। ठीक, और ये क्या होता है, पित्त रस, तो बाइल जूस होता है वो हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। इसका पीएच मान क्या होगा, 7.77 होता है। आपको पता है कि जो पीएच मान 7 से ऊपर है ये क्षारीय होता है। ठीक, इसमें मुख्य रूप से 85% जल और 12% क्या मिलेगा, पित्त वर्णक आपको मिलता है। ठीक, 12% पित्त वर्णक। पित्त वर्णक का मतलब जो उसको कलर प्रोवाइड करता है वो। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एंजाइम नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें सिर्फ क्या मिलेगा आपको, ये सब पित्त वर्णक और जल का स्वरूप। ठीक है, इससे बना होता है पूरा बाइल जूस। मनुष्य में प्रतिदिन कितना बनता है, तो ये बनता है 600 से 1000 ml बनता है, पित्त बनता है। ठीक, 600 से 1000 ml पित्त बनता है। इसमें 2 पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट होता है, वर्णक का मतलब क्या होता है, रंग होता है। ठीक, तो इसको बाइल पिगमेंट बोलते हैं, जिसमें बिलिरुबिन पीला रंग तथा बिलवर्डिन हरा रंग प्रदान करने का काम करता है। तो 2 पिगमेंट है, कौन कौन सा, बिलरुबिन का काम क्या है कि वो उसको पीला रंग देता है। आपको क्या है, पित्त रस कैसा होता है, तो ये हरा पीला रंग का होता है। उसको हरा रंग कौन प्रोवाइड करेगा, तो बिलवर्डिन प्रोवाइड करेगा। ठीक, और पीला रंग कौन प्रोवाइड करेगा, तो बिलिरुबिन प्रोवाइड करेगा उसको पीला रंग। नेक्स्ट आपका यह भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। ठीक, और इससे भोजन का पाचन वगैरह होता है। ठीक है, देखिए आगे अगला आपका क्या है, तो पेनक्रियाज है, अग्न्याशय है। पेनक्रियाज कहाँ मिलता है, तो ये आपको एक तो कह रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा था, तो ये था यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो ये है पेनक्रियाज। कहाँ पे होता है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका वोइसोफेगस, ऐसे पूरा ही बनाते हैं। ठीक है, ये आपका बक्कल कैविटी। ठीक, इस तरीके से आपका आएगा वोइसोफेगस, यहाँ पे हो जाएगा आमाशय। ठीक, इधर में आप लीवर देख लिए हैं। ठीक, यहीं पे आप पित्ताशय देख लिए थे। ठीक, और यहाँ पे आपका होता है ये जस्ट आमाशय के जस्ट ऊपर में होता है, इस तरह की आकृति में होता है क्या, तो ये होता है पेनक्रियाज। ठीक, ये कहाँ होता है, तो आमाशय के जस्ट ऊपर होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, आप इमेज में देखिएगा फिर से आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह आमाशय के निचले हिस्से में स्थित होता है। यह आमाशय के निचले हिस्से में स्थित होता है। शायद इसमें मिस्टेक हो गया, हमने थोड़ा सा इसको देख लीजिए, वापस से इसका इमेज बना लेते हैं। एक गलती हो गया है। ठीक है, हम ऊपर ही बना दिए थे, ये होता वैसे कहाँ पे है, तो ये होता है नीचे में होता है, तो गलती से बन गया आपको ऊपर ही। ठीक है, देखिए पूरा बनाते तब ज़्यादा समझ में आता, दिक्कत तो आता था बनाने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ये आप बक्कल कैविटी बनाया। ठीक, इस तरीके से फिर यहाँ पे आमाशय बना दिए। ठीक, आमाशय, और उसके बाद छोटी आंत बनेगा, फिर बड़ी आंत बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये उपस्थित होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए पूरा जो भोजन का पाचन वगैरह हो, जो रस उसमें मिलेगा ये आंत में ही जाता है। ठीक है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी यकृत में भी क्या होता है, छोटी आंत में ही जाता है रस वगैरह, इसलिए थोड़ा सा इसको नीचे ही, ठीक है, ऊपर गलती से बन गया था। तो ये वाला जो हिस्सा इस वाले हिस्से में होता है। ठीक है, निचला हिस्सा में, आंत के ऊपरी हिस्सा में, और ये छोटी आंत के आमाशय के निचला हिस्सा में आपको इस तरीके से स्वरूप में देखने को मिलेगा। यह क्या होता है, तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ये ग्रंथियों के रूप में काम कर रहा होगा। और मतलब ये कि इसके पास
कुछ मतलब एंजाइम्स को ले जाने के लिए इसके पास ये डक्ट भी है, डक्ट मतलब नलिका भी है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक स्ट्रक्चर, ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज है, ठीक, ऐसे। और इस पेनक्रियाज से ले जाने के लिए कुछ नलिका भी बना हुआ और कुछ क्या ब्लड के माध्यम से जाता है, ठीक, वैसे। इसीलिए कहा गया है कि इसमें दोनों तरह के काम होता है। एक तो कुछ एंजाइम नलिका के माध्यम से भी जाते हैं, कुछ एंजाइम ये ब्लड के माध्यम से भी जाते हैं। तो ये आंतरिक रूप में भी काम करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम कर रहा होता है। इसका डिफिनेशन आप पढ़िएगा आगे, जब हम आप लोग को पढ़ा रहे होंगे ये हार्मोन्स वगैरह के बारे में, तो उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में कि आंतरिक कैसे होता है, बाह्य कैसे होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको डिफिनेशन मिलेगा। तो ये क्या है, तो मिश्रित ग्रंथि के रूप में भी काम करता है, ठीक। और उसके बाद इससे स्रावित होने वाले रस को क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, ठीक। अग्नाशय रस में जल की मात्रा 98% होता है तथा शेष 2% में क्या होता है, लवण व एंजाइम होता है, ठीक है। अग्नाशय रस का पीएच मान कितना है, तो आपको 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। तो ये भी क्या है, क्षारीय है। इसमें पाए जाने वाले कौन कौन सा एंजाइम होता है, तो यह है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। कभी कभी सवाल पूछता जाता है, ठीक है, थोड़ा डीप एग्जामों में सवाल पूछ लेता है इससे कि कौन कौन सा एंजाइम इसमें मिलता है। तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, ठीक, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अभी तक आप क्या पढ़े, उसके ऊपर में आप पढ़े थे, आप उसके बारे में क्या बोलते हैं उसको, टाइलिन के बारे में पढ़े थे, लाइसोसोम के बारे में पढ़े थे कि सब आपको एंजाइम मिलता है कहाँ पे, मुख्य गुहा में, जो सलाइवरी ग्लैंड था उसमें से, ठीक है। यहाँ पे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज 3 एंजाइम मिलता है। तीनों का अलग अलग काम है। क्या काम है, देखिए यहाँ पे। तो ट्रिप्सिन का काम है, ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो प्रोटीन को पचाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भोजन करते हैं, भोजन आपको मुख्य गुहा से होते हुए कहाँ गया, ओइसोफेगस में गया, ओइसोफेगस से अमाशय में गया, फिर अमाशय से आपके यदि छोटी आंत में जाएगा, ठीक है, छोटी आंत से कनेक्शन इसका होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये अपना रस भेजेगा, ट्रिप्सिन भेजेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। एमाइलेज क्या काम करता है, तो एमाइलेज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। और लाइपेज का काम क्या, तो लाइपेज बेसिकली वसा को पचाने का काम करता है, फैट को पचाने का काम करता है। जो कभी आप ऑयली चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं, घी खाते हैं, इस तरह का जो फैट है उसके पचाने का काम करता है। या फिर कोई नेचुरल फैट भी है जो किसी फूड में है, जैसे आलमंड वगैरह खाते हैं, बादाम, जो पिस्ता बादाम होता है उस समय जो फैट होता है उस तरह को भी पचाने का काम करेगा ये, ठीक है। तो इसमें एक बात ये, ठीक है, कि जो अग्नाशय है, हम लोग भोजन जो करते हैं, भोजन का जो मुख्य हिस्सा है उसमें 3 ही चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 आपको मुख्य पोषक तत्व है भोजन में, ठीक है। और इन सब को बचाने के लिए एंजाइम निकालता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, अग्नाशय तीनों प्रकार के पोषक तत्व को बचाने के लिए एंजाइम स्रावित करता है। इसलिए इस एंजाइम को पूर्ण पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं इसको। किसको, अग्नाशय द्वारा स्रावित किसको, रस को, ठीक है, क्योंकि ये तीनों प्रकार के मुख्य पोषक तत्वों को पचाने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं इसको। अगला आपका क्या, आंत्र रस। आंत्र रस में क्या, आंत के अंदर में कौन कौन सा रस निकलता है वो, ठीक है। देखिए, यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है और जो आंत्र रस द्वारा स्रावित होता है, आंत्र द्वारा स्रावित होता है, आंत्र रस द्वारा नहीं, ठीक है। रस का आंत्र द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य में लगभग 2 से 3 लीटर आंत्र रस निकलता है। इसमें मुख्यतः क्या है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और इरेप्सिन। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड इरेप्सिन आपको इस तरीके से ये सब आंत्र रस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। माल्टेज, ठीक, उसका सुक्रेज, लैक्टेज एंड इरेप्सिन, ये 4 आपको आंत्र रस मिल जाएगा। तो 2 से 3 लीटर निकलता है और आंत्र रस आपको, तो आंत्र रस में ये कितना एंजाइम है, 4 एंजाइम है, ठीक। माल्टेज का काम क्या है, तो माल्टेज का काम बेसिकली है ग्लूकोज को, ठीक है, माल्टेज बेसिकली माल्टोज को, माल्टोज क्या है, तो फॉर्म ऑफ शुगर, इसको ग्लूकोज में बदलता है, ठीक। सुक्रेज का काम क्या था, ये सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है, तोड़ने का काम करता है, ठीक है। लैक्टेज का काम क्या था, ये लैक्टेज बेसिकली लैक्टोज को ग्लूकोज तथा लैक्टोज में बदलता है। लैक्टोज कहाँ में मिलता है, तो ये दूध वगैरह में मिलता है। आप जब दूध पीते हैं तो उसमें लैक्टोज रहता है, ठीक है। तो यदि किसी को दूध ना पचे तो उसको क्या कहते हैं कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, इस तरीके से, ठीक। तो माल्टेज का काम है, माल्टोज जो शुगर का फॉर्म है उसको ग्लूकोज में बदलने का काम है। सुक्रेज का काम क्या, सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलने का काम है, ठीक है। और लैक्टेज का काम है लैक्टोज को ग्लूकोज तथा लैक्टोज में बदलना। ये सब जो फॉर्म है, ये जो आपको इधर में जितना भी लिखा है सब फॉर्म क्या है, शुगर का फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, क्योंकि अलग अलग आपको ग्लूकोज के अणुओं से, कार्बन अणुओं से बना होता है, ठीक है। इन सब के बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। इरेप्सिन क्या है, तो ये डाई तथा ट्राई पेप्टोन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। तो प्रोटीन वगैरह को तोड़ने का काम करता है अमीनो एसिड में, ठीक है।
तो आपको ना कुछ में समझ में आया तो यह ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक। जो शेष प्रोटीन बच गया, जो पेनक्रियाज वगैरह के द्वारा जो बचता है, उसके बाद जो बच गया उसको तोड़ने का काम करता है, किसमें, एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है प्रोटीन को, ठीक है। वैसा प्रोटीन का ही फॉर्म है ये सब, ठीक। इस तरीके से अगला जो आपका टॉपिक है उसमें लिखा हो कि मनुष्य में भोजन की पाचन क्रिया क्या क्या होता है वो, ठीक है, कैसे होता है भोजन की पाचन क्रिया। पहला तो है कि मनुष्य में भोजन के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख्य गुहा से होता है। मुख्य गुहा में 2 प्रकार के एंजाइम मिलता है, जिसमें क्या है, टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है तथा इस प्रकार 30% स्टार्च का पाचन कहाँ हो जाता है, मुख्य गुहा में हो जाता है, ठीक। ये रिपीटेशन है बस उसी का, तो जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं हमको, ठीक है। देखिए अगला हो जाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या था, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये आपको पता है, ये भी कहाँ से निकलता था, मुख्य गुहा से निकलता था, ठीक। मुख्य गुहा में पाचन होने के बाद भोजन ग्रास नली से अमाशय तक पहुंचता है, ठीक। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, वो सीधा वो लाने का काम करता है बेसिकली। फूड पाइप जो है इसको फूड पाइप कहते हैं या ओइसोफेगस कहते हैं, जो कि आप पढ़े हुए हैं पहले, ठीक है। तो वो सिर्फ लाने का काम करता है। अगला हो जाएगा अमाशय में HCl की उपस्थिति में क्या होता है, पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और यह प्रोटीन को पहले प्लेटियोज में तथा बाद में पेप्टोन में तोड़ता है। तो ये भी आपको पाचन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कि जो अमाशय है क्या है, जो मुख्य गुहा में जो पाचन हुआ उसका जब अमाशय में आया, ठीक है, तो HCl की उपस्थिति में क्या होता है, पेप्सिनोजेन वगैरह क्या होता है, टूट जाता है, किसमें, तो टूटता है पेप्सिन में बदल जाता है और यह प्रोटीन को क्या करता है, पहले प्लेटियोज में बदलता है, उसके बाद पेप्टोज में सब फॉर्म होता है प्रोटीन उसी का, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म होता है उसी में इसको बदलने का काम करता है, ठीक। वैसा नेक्स्ट है आपका प्रोरेनिन, ठीक है। HCl की उपस्थिति में रेनिन में बदलता है, ठीक। और यह दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदलने का काम करता है। सब इसी में आपको निकलता है, ठीक है। प्रोरेनिन जो है उसी में रहेगा, ठीक है। और HCl की उपस्थिति में क्या है, रेनिन में बदल जाता है। और रेनिन का काम क्या है, तो ये दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदलता है, ठीक, कैसीन में बदल देता है। अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम मिलता है जो फैट को तोड़कर ट्राइग्लिसराइड में बदलता है। तो ये भी कहाँ मिलेगा आपको, तो ये भी अमाशय में मिलेगा। अब उसका क्या होगा, अमाशय में पाचन होने के बाद भोजन अम्लानन, ठीक है, अम्लानन को कहते हैं काइम, ठीक है। तो जो आधा पचा हुआ भोजन वगैरह जो उसके अम्ल के बाद मिलने के बाद पचना उचना का काम हुआ उसका आगे बढ़ा है, ठीक। अभी कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, तो इसको बोलेंगे काइम। इसके बाद काइम कहा था छोटी आंत में जाता है, ठीक। और छोटी आंत में भोजन पर, ठीक है, काइम या पित्तरस का प्रभाव पड़ता है भोजन पर या काइम पर, वही काइम जो बचा हुआ भोजन है, ठीक है, पर क्या होता है, पित्त रस का, आंत रस का तथा अग्नाशय रस कार्य करता है। तीनों साथ काम करता है कहाँ पे, छोटी आंत में। देखिए पहले मुख्य गुहा में पाचन हुआ, ठीक। मुख्य गुहा के बाद कहाँ पे पहुँचा, ये पहुँचा अमाशय में। अमाशय में कुछ पाचन हुआ, फिर जो भोजन बचा वो कहाँ गया, छोटी आंत में गया। और छोटी आंत में 3 जूस काम करता है। एक तो छोटी आंत का आंत्र रस, ठीक। उसके बाद जो यकृत से जो बाइल रस बन रहा था, ठीक है, बाइल जूस बन रहा था, इसको पित्त रस कहते हैं, जो कि कहाँ था, गॉल ब्लैडर में उपस्थित था वो। और फिर पेनक्रियाज से निकलने वाले जो रस थे वो तीनों मिलकर छोटी आंत में क्या करता है, भोजन का पाचन करता है, ठीक। आगे देखिए पित्त रस में उपस्थित क्या होता है, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टॉरोकोलेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर तोड़ने का काम करता है। अब जो पित्त रस कहाँ पे आएगा, बाइल डक्ट के माध्यम से, जो नलिका है, जो ये बाइल डक्ट है उसके माध्यम से कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा, ठीक। और छोटी आंत में ये तो दोनों जो है आपका सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टॉरोकोलेट जो भोजन की उपस्थिति में, भोजन में उपस्थित वसा होता है उसको जल के साथ मिलाएगा और उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक। जिसे क्या कहते हैं, वसा का पायसीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। और बेसिकली क्या है, तो ये तोड़ता है किसको, वसा को तोड़ता है। कौन तोड़ता है, तो पित्त रस में उपस्थित सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टॉरोकोलेट, ठीक है। और ये किसके कहाँ से निकलेगा, तो पित्त रस बेसिकली गॉल ब्लैडर में होता है जिसको बाइल जूस कहते हैं। और ये बनता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा बनता है और गॉल ब्लैडर में उपस्थित होता है, संग्रहित किया जाता है, ठीक। और फिर वो बाइल डक्ट के माध्यम से, ठीक है, पित्त नलिका के माध्यम से कहाँ तक पहुँचेगा, छोटी आंत में पहुँचेगा। और इस बाइल जूस में उपस्थित सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टॉरोकोलेट वो छोटी आंत में भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर तोड़ता है और इस तरीके से वसा का पाचन करता है। इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, ठीक। पित्त रस विटामिन के व वसा में उपस्थित अन्य विटामिन को अवशोषित करने का भी काम करता है, तो इसका काम वो भी है, ठीक। आगे
पित्ताशय की अनुपस्थिति में व्यक्ति में वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। यदि किसी व्यक्ति में पित्त नहीं रहे, ठीक है, पित्ताशय नहीं रहेगा तो उस तरीके से वसा क्या होगा, नहीं टूट पाएगा, ठीक है, पाचन उसका ठीक से नहीं हो पाएगा। छोटी आंत में कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है जो पित्ताशय को उत्तेजित कर पित्त का स्राव करवाता है। जैसे मान लीजिए ये जो हार्मोन है उसको कहेगा कि भाई क्या करो, वहाँ से वो पित्त रस छोड़ो, वहाँ से वो पित्त रस छोड़ता है, ठीक, इस तरीके से उत्तेजित करने का काम करता है हार्मोन का, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के बाद वो बड़ी आंत में जाता है, ठीक, जिसमें जल तथा कुछ खनिज लवणों का अवशोषण होता है तथा शेष बचा हुआ पदार्थ बाहर निकल जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये अग्नाशय से जो रस आया था, जो अलग अलग पाचन किया था, उसके बारे में वहाँ पे लिखा ही हुआ था, ठीक है, अग्नाशय के बारे में लिखा हुआ था कि इसका काम ये है, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो उसमें अलग से यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है, इसमें ये पूरा अलग से नहीं बताया गया है। अग्नाशय वाले में था ना कि आपको लाइपेज वगैरह मिलता है, ठीक, तो लाइपेज का काम अलग है, ठीक है, उसके बाद आपका एमाइलेज मिलता है, उसका काम अलग है, इस सब का काम था, ठीक। तो जो ट्रिप्सिन आप पढ़े थे, ट्रिप्सिन का काम क्या था, ये प्रोटीन को पचाना, ठीक, उसका एमाइलेज का काम क्या था, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, ठीक, और लाइपेज का काम था वसा को पचाना, और ये सब कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, ये सभी मिलकर करता है, ठीक। तो इसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के बाद वह बड़ी आंत में आता था, ठीक, जिसमें जल तथा कुछ खनिज लवणों का पाचन होता है, ठीक, तथा शेष पदार्थ बाहर निकल जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटी बड़ी आंतों में भोजन का पाचन नहीं होता, सिर्फ अवशोषण होता है जलोगरक का, ठीक है। भोजन का पाचन कहाँ पे होगा, मुख गुहा में, आमाशय एवं छोटी आंत में, ठीक, सबसे अधिक छोटी आंत में होता है। ये बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, वहाँ पे जल वगैरह का अवशोषण होता है, ठीक। छोटी आंत व बड़ी आंत के स्थान पर इलियोसिकल बल्ब पाया जाता है जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, ये आपका मान लीजिए कि आमाशय हो गया, ठीक है, सॉरी, ये हो गया आपका आमाशय, ये, ठीक। अब यहाँ से निकलेगा छोटी आंत होगा, ठीक, ये यहाँ से होगा छोटी आंत, ठीक। अब यहाँ होता है बड़ी आंत, ठीक है, यहाँ पे होगा बड़ी आंत, इस तरीके से बड़ी आंत। इसी जगह पे होता है इलियोसिकल क्या, ये बल्ब। इलियोसिकल बल्ब क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि इधर से भोजन चला जाए, ठीक है, इधर से भोजन जो है चला जाए कहाँ पे, इधर से भोजन चला जाए अंदर, ठीक है, बड़ी आंत में। अब ये बड़ी आंत से भोजन वापस छोटी आंत में नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से काम करता है, इलियोसिकल बल्ब जो इस तरीके से काम करता है। एक बार भोजन इधर किया और वापस से वो बंद हो गया, ठीक, इस तरीके का काम वो होता है, तो भोजन को वापस से आने में रोकता है। यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ कि जो इसोफेजल स्फिंक्टर है भोजन को आमाशय से ग्रास नली में जाने से रोकता है, ठीक। ये इसोफेजल स्फिंक्टर क्या होता है, तो ये देखिए आमाशय, और आमाशय में ऊपर में है ग्रास नली ओइसोफेगस। तो यहाँ पे जो जहाँ पे भी ओइसोफेगस का अंत हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ओइसोफेगस का अंत हुआ इसी जगह पे क्या है, तो ये आपको इसोफेजल स्फिंक्टर है। तो ये क्या काम करता है, जब ग्रास नली से भोजन नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इसको वापस आमाशय से ऊपर जाने के लिए रोकता है, ठीक, ये सब। पर कभी कभी क्या होता है कि आप जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो ओवर ईटिंग की स्थिति में आपको भोजन का कुछ ऐसा कहीं को लगता है कि मुख गुहा तक आपको पहुंच गया, ठीक है, तो ओवर ईटिंग होता है, बहुत ज़्यादा गैस बन गया, तो वो होता है कि आपका पेट में जगह ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, वो भोजन कभी कभी उल्टा आपके भाग तक आ जाता है, वो तो कभी कभी तो उल्टी के माध्यम से भी बाहर निकल जाता है, वो भी होता है, ठीक, वैसा। तो सब जब आप अधिक भोजन कर लेते हैं, दूषित भोजन कर लेते हैं, तो उन सब स्थितियों में होता है, सामान्य स्थिति में से ये नियम लागू होता है, ठीक। सामान्य स्थिति में ये सब आपको इसोफेजल स्फिंक्टर देखने को मिलेगा, इलियोसिकल देखने को मिलेगा, जो से क्या करता है, तो इलियोसिकल का काम क्या है कि छोटी आंत से जो भोजन बड़ी आंत में गया है उसको वापस छोटी आंत में आने से रोकता है, और इसोफेजल स्फिंक्टर क्या है, जो कि ग्रास नली से जो भोजन आमाशय में आया है उसको वापस आमाशय में ग्रास नली में जाने से रोकता है। अगला आपका मनुष्य में पाचन की क्रिया को 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एंड मल परित्याग, ये 5 अलग अलग भाग है, ठीक है। तो अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है कि आपका इंजेक्शंस होगा, पहले आप खाते हैं, ठीक, उसके बाद उसमें पाचन होता है, और पाचन होने के बाद क्या होता है, तो वो उसमें कुछ अवशोषण वगैरह का कार्य होगा। अवशोषण के बाद उसका कुछ व्यस्त भाग निकलेगा बाहर, ठीक, जो वेस्ट पदार्थ वो सब निकलेगा, उसके बाद अंत वो फिर वो मल परित्याग के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से पूरा मनुष्य के अंदर में पाचन क्रिया का अंत हो जाता है, ठीक। सब बात ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय, चलिए।